एक गांव में प्रसाद नाम का एक जमींदार था। उसकी पत्नी का नाम था शारदा। वो अपने पति के बातों को कभी इनकार नहीं करती थी। इस खूबसूरत दंपति के रमेश नाम का एक 25 साल का बेटा था। रमेश उम्र के साथ तो बड़ा हो गया, पर अच्छे से वो पढ़ लिख नहीं सका। अब चूंकि बेटा ठीक से शिक्षित नहीं हो पाया, इसीलिए शारदा और प्रसाद बहुत परेशान थे। एक दिन दुखी होकर कहते हैं, अगर ऐसी हालत रही तो कैसे चलेगा शारदा। पता नहीं हम कब तक जिंदा है। अगर मानो हम में से कोई चल बसा या फिर अचानक से कोई बीमार पड़ गया तो हमारे बेटे की देखभाल कौन करेगा? वो कैसे जिंदगी गुजारेगा? कहकर प्रसाद रोने लगते हैं। पिता होने के नाते अब कह भी दिए, पर मैं माँ होके नहीं कह सकती हूँ। यही तो हम दोनों में फर्क है। हमारे बेटे की बस उम्र हुई है, उम्र के साथ उसे अकल नहीं आई है। कैसे वो रहेगा? हमारे बाद कौन देखभाल करेगा? हमारे जो खेत है, गन्ने के खेत, गेहूं के खेत, चावल के खेत, कैसे वो देखभाल करेगा? कैसे अनाज बेचेगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इधर माँ पिताजी परेशान हो रहे थे, पर रमेश को कोई फर्क ही नहीं था। रमेश 25 साल के होने के बाद भी वो सुबह सुबह घर से बाहर निकल जाता था और छोटे छोटे आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने लगता था। लकड़ी का माइक बना के वो गाना गाता था, खेतों से आम चुराया करता था। जब अंधेरा हो जाता था तब जाके घर लौटता था। तभी एक दिन, हम अपने बेटे की शादी करा देते हैं, बहू आके कम से कम उसे बदल देगी। मैं भी यही बात सोच रहा था शारदा, पर हमारे बेटे के बारे में जानने के बाद कौन उससे शादी करेगा बताओ? वो आपके दोस्त है ना, भास्कर भाई साहब। जब भी आप उनसे मिलते हैं तो देखते हैं ना, वो भगवान के सामने जाके विनती करते हैं कि उनका बोझ कम कर दे। हाँ शारदा, अच्छी बात याद दिलाई है। कल ही जाके उनसे बात करेंगे और लड़की का सारा विवरण ले आएंगे। इस तरह दोनों बातचीत करते हैं। फिर अगले दिन ही शारदा और प्रसाद दोनों ही अपने दोस्त भास्कर के साथ मिलने के लिए उनके घर जाते हैं। भास्कर बहुत ही गरीब था। एक मिट्टी का घर और एक छोटी सी जमीन थी उसके पास। देखो, मैं तुमसे एक सीधा सवाल करूंगा, सच सच बताना। अनामिका की शादी रमेश से करवाना चाहते हो? एक बार अनामिका से भी पूछिए भाई साहब। अनामिका ने आप लोगों को मंदिर में दुखी होते देखा था। उसने मुझे कहा था आप लोगों से पूछने के लिए कि आप लोग उसे बहू बनाएंगे, पर मैं समझ गया हूँ। गरीबी की वजह से ही तुम पीछे हट रहे हो ना। वो बातचीत कर ही रहे थे, तभी वहाँ पे अनामिका आ जाती है। प्रसाद और शारदा के पाँव छू के प्रणाम करती है। दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर दोनों की जब कुंडली मिल जाती है, एक अच्छा मुहूर्त देखकर दोनों की शादी करा दी जाती है। कुछ दिन निकल जाते हैं। अब रमेश पहले जैसा छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल कूद नहीं करता है। अब बस अनामिका की साड़ी पकड़ के दिन भर अनामिका के पीछे अनामिका अनामिका करते रहता है। बेटे में इतना परिवर्तन आ गया है, ये देखकर शारदा और प्रसाद बड़े खुश थे। फिर एक दिन अचानक से प्रसाद बीमार पड़ जाते हैं। उन्हें बहुत तेज बुखार होता है। उठने की हालत में भी नहीं थे। अब पूरी जिम्मेदारी रमेश के कंधों पे आ गई। माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ऐसा मत सोचो कि मैं बुद्धू हूँ। अब तक सारा काम पिताजी संभाला करते थे और मैं बेफिक्र होके बच्चों के साथ खेला करता था। अब पिताजी बीमार हैं। पिताजी जो काम करते थे, अब से मैं सब करूँगा। शारदा को अपने बेटे की बातों पर विश्वास नहीं हो पाया, पर बिस्तर पर लेटे प्रसाद को लगा कि बेटे पे भरोसा किया जा सकता है। फिर कर लेते हैं। रमेश अपने गन्ने के खेत के पास जाता है। वहाँ पे मजदूर काम कर रहे थे। वहाँ पे जितने मजदूर काम कर रहे थे, उनमें से जो मेन लेबर था शंकर, रमेश उसे बुलाता है। शंकर। हाँ मालिक। अभी तक गन्ने काटे नहीं, कब तक गन्ने काटोगे? बड़े मालिक ने ऐसा करने को मना किया था। कहा था कि फैक्ट्री से अभी तक बात नहीं हो पाई। ठीक है, आप बची हुई फसल काट सकते हैं। मैं फील्ड ऑफिसर के पास जाकर कटिंग ऑर्डर ले लेता हूँ और उनसे इस बारे में अच्छे से बात करके आता हूँ। ऐसा कहकर वहाँ से वो फील्ड ऑफिसर के ऑफिस में चला जाता है। वहाँ जाके वो गन्ने की कटाई का ऑर्डर दिलाने के लिए गुहार लगाता है। फिर ऑफिसर कहते हैं, अरे इतनी विनती मत कीजिए, मैं ऑर्डर दे देता हूँ। आप बस इस एग्रीमेंट पेपर पे साइन कर दीजिए। उनकी बातें सुनकर बिना कुछ कहे रमेश चारों तरफ आश्चर्य होकर देखने लगता है। वो कहता है कि उसे लिखना नहीं आता है और वो अंगूठा छाप देने को तैयार है। फील्ड ऑफिसर हंसने लगते हैं।
रमेश को ये अपमानजनक लगता है। तब उसे लगता है कैसे भी वो पढ़ना लिखना सीखेगा। घर आके वो अपने माता पिता को फील्ड ऑफिस में जो कुछ हुआ वो सब कुछ खुल के बताता है। वो रोने लगता है। अनामिका को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद, मैं हूँ ना, मैं ख्याल रखूंगी कि आपको किसी चीज से दुख ना हो। मेरे रहते हुए आप दुखी होकर आंसू बहा रहे हैं, ये बात मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। मैं आपकी गुरु बन के आपको पढ़ना लिखना सिखाऊंगी। ये सुनकर शारदा, प्रसाद और रमेश तीनों ही बहुत खुश होते हैं। उस दिन से अनामिका घर का सारा काम काज करके, खाना पका के, उसके बाद रमेश को पढ़ाने लगी। 2 सालों के अंदर वो रमेश की डिग्री के लिए ओपन यूनिवर्सिटी से अप्लाई करवाती है। 50 गायों के साथ वो और 50 गायें ले आई और उसने कुछ लोगों को नियुक्त करके मिल्क सेंटर के तौर पे वहाँ पे वो दूध बेचना शुरू कर दी। अच्छा मुनाफे होने के कारण वो खुद का डेयरी फार्म शुरू कर देती है और उस डेयरी फार्म का एमडी के तौर पे रमेश को नियुक्त करती है। अब रमेश कंफ्यूजन के नजर से किसी को नहीं देखता था। जो लोग आते थे उन्हें चालाकी से सवाल करता था और उनकी समस्या का समाधान करता था। अब वो बेचना, ट्रांसफर करना, पैसों की गिनती सब अकेले करने लगा और उधर अनामिका घर पे रह के बड़े प्यार से अपने सास ससुर का देखभाल करने लगी। बहू आते ही बेटे में इतना बदलाव आया है, ये देखकर शारदा और प्रसाद मनी मन बहुत खुश होते हैं। मैं बहुत खुश हूँ बहू, तुम मेरी माँ हो, तुम हमारे पूरे परिवार के लिए आशीर्वाद हो। माँ जी, आज आप ऐसी नई नई बातें क्यों कर रही हैं? नई बातें नहीं बहू, आभार भरी बातें हैं ये। जिंदा रहते रहते कभी नहीं सोचा था बेटे में ये बदलाव देखेंगे। सब कुछ जानने के बावजूद तुम रमेश से शादी करके इस घर में आई। अपनी अच्छाई से तुमने उसे बिल्कुल बदल दिया। मैं बहुत खुश हूँ। ये देखकर अनामिका की आंखें भर जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। उस दिन से बेटे बहू को इस तरह खुश देखकर वो दोनों भी बहुत खुश होते हैं और वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। आज की कहानी यहीं तक। नई कहानी लेके जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। सॉफ्टवेयर बहू अनामिका एरोप्लेन में मॉडर्न ड्रेस पहनकर बैठी हुई थी। उसके बगल में मोनी, पीछे सीट में राज और काव्या बैठे हुए थे। टीम मेंबर्स, अब हम विदेश यात्रा के लिए जा रहे हैं। जश्न मनाने मैडम। प्रोजेक्ट के लिए मैडम। प्रोजेक्ट वर्क और मौज मस्ती दोनों के लिए जा रहे हैं, है ना मैडम? काव्या ने बिल्कुल सही कहा। विमान में बैठ के वो मौनी से बात करने लगी और अपना सर खुजलाने लगी और इस तरह हवाई जहाज में बैठकर वो यात्रा करने लगी। अगले दिन कांच जैसा चमकता हुआ बिल्डिंग में बिल्कुल 10th फ्लोर पे मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ का सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस था। मैनेजिंग डायरेक्टर के कैबिन में बैठकर शारदा लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी। शारदा के सामने शारदा के पति प्रसाद और बेटा रमेश हाथ जोड़ के खड़े हुए थे। गंभीरता से शारदा को देख रहे थे और कुछ फुसफुसा रहे थे। क्यों पिताजी, माँ सीरियसली कर क्या रही है? चुपचाप खड़े रहो। क्या हो गया पिताजी? तुमने और मैंने मिलकर जो प्रोजेक्ट किया था उसमें सारी कोडिंग गलत हुई है। क्लाइंट ने गुस्से से बहुत अगड़म बगड़म बोला और पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को खारिज कर दिया। जब वो कह ही रहे थे, शारदा जो काम कर रही थी गुस्से से उनके तरफ देखती है। देखते ही रमेश और प्रसाद अपना सर नीचे कर लेते हैं। ठीक उसी वक्त विदेश में विमान लैंड करता है। अनामिका पूरे टीम के साथ टैक्सी का इंतजार कर रही थी। अनामिका फिर से अपना सर खुजलाती है तो कुछ जुए आके उसके कंधे पे गिरते हैं। ये देखकर मौनी उससे थोड़ी दूर चली जाती है। अनु, सर पे जू है, देखो जरा। वो कह ही रही थी तब तक अनामिका के पूरे शरीर में सारे जू फैल जाते हैं। ये देखकर राज और काव्या भी दूर हट जाते हैं। जू को देखकर अनामिका पागलों की तरह अपना सर खुजलाने लगती है। सॉरी अनु, मैं रिजाइन दे रही हूँ। मुझे सैलरी भी नहीं चाहिए। मैं वापसी का टिकट भी खुद बुक करा लूंगी। इसके साथ मैं 1 मिनट भी नहीं रह सकती हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली गई। अनामिका बहुत असमंजस में पड़ गई। ये जू कहाँ से आया काव्या? जहाँ तक मुझे लग रहा है कोई हमारे साथ ही ऐसा होगा जिसने फ्लाइट में यात्रा की हो और वो तुमसे सट गई हो। तुम मत फैलाओ, इवन मैं भी ये प्रोजेक्ट छोड़ रही हूँ। काव्या भी ऐसा कहकर वहाँ से चली गई। अनामिका की सर की खुजली तो अब पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। राज को उस पे बहुत दया आती है। अनामिका, पहले एक स्कार्फ लेके अपने बालों को बांध लो ताकि वो सब ना दिखे। बिना कुछ कहे अनामिका ने स्कार्फ लिया और अपने सर को अच्छे से उसे बांध लिया। बिना किसी को कुछ बताए हुए सीधा वहाँ से वो लौट के आ जाती है
अगले दिन शारदा के सामने प्रसाद और रमेश बैठे हुए थे। बताइए, आप लोग क्या लेंगे? देना है तो सैलरी दे दो। सिर्फ सैलरी चाहिए या स्पेशल इंक्रीमेंट भी चाहिए? अगर आप देंगी तो हम दोनों ही ले लेंगे मैडम। कितनी इंक्रीमेंट आप लोगों को चाहिए? ये सुनकर प्रसाद और रमेश दोनों कानाफूसी करने लगते हैं। हफ्ते में 2 दिन, सैटरडे और संडे। पर डे का 2000 हुआ तो महीने में हुआ 8 दिन, तो 10,000 मैडम। बस ना? हाँ मैडम। ऐसा कहकर वो फोन उठाती है और अकाउंटेंट मुरली को उसे आने के लिए कहती है। कुछ ही पलों में मुरली भी शारदा के पास आके हाजिर हो जाता है। अब से हर महीने 10,000 इनके अकाउंट से काट के मेरे अकाउंट में आप डाल दिया कीजिए। शारदा के इस तरह से कहने पे प्रसाद और रमेश शारदा को गुस्से से देखने लगते हैं। इस तरह क्यों देख रहे हो? तुम दोनों को पिंक स्लिप दे दूं क्या? नहीं मैडम, अब से हम ध्यान से काम करेंगे। ऐसा कहकर रमेश अपने पिताजी प्रसाद को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। अनामिका जो फॉरेन से लौट आई थी, वो अपने बेडरूम के अंदर से बाहर ही नहीं निकल रही थी, वहीं बैठी थी। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर खुद को और अपने बालों को देख रही थी। चारों तरफ जू भरे पड़े थे। ये देखकर वो रोने लगती है। प्रोजेक्ट के काम से गई और देखो जू लेके मैं कैसे घर लौट आई। जब वो ऐसा सोच ही रही थी, तभी सासू माँ शारदा दरवाजा खोल के अंदर आती है। जू से भरा हुआ बहू का सर देख के सासू माँ बिल्कुल आश्चर्य हो गई। अनामिका सासू माँ को देखते ही बड़े प्यार से उन्हें गले लगाने के लिए आती है। बस इसी के साथ वो शारदा के सर पे भी जू फैला देती है। इसी के साथ शारदा का सर भी खुजलाना शुरू हो जाता है। जाके शीशे में देखती है कि उसके सर पे जू फैल गया है। उसे बड़ा गुस्सा आता है। ये क्या बहू, तुम विदेश गई थी प्रोजेक्ट का काम करने के लिए, उसके बदले तुम वहाँ से जू लेकर आई। अब इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है माँ जी। फिर किसकी गलती है बहू? अब देखो हम दोनों ही इस चीज को लेकर कैसे भुगत रहे हैं। हाँ, जिसलिए मैं आई थी यहाँ। कल नए प्रोजेक्ट मैनेजर आएंगे, वहाँ पे मीटिंग होगी, तुम्हें वहाँ एक्सप्लेन करना होगा। हाय भगवान माँ जी, मुझसे नहीं होगा। कहकर वो सर खुजलाने लगती है। शारदा भी सर खुजलाती है, फिर गुस्से से कहती है, ऐसा मत कहो बहू। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कंपनी नुकसान में चली जाएगी, कंपनी बंद करनी पड़ेगी। इसीलिए एक बार सोच के देख लेना। फिर सर खुजलाते खुजलाते शारदा वहाँ से चली जाती है। इसी तरह वो दिन निकल जाता है। अगले दिन सुबह सुबह सासू माँ और बहू रानी सर पे मुंह पे स्कार्फ बांध के दोनों ऑफिस पहुँचती है। वहाँ नई प्रोजेक्ट मैनेजर शालिनी अपनी नई टीम के साथ आकर ऑफिस रूम में बैठी हुई थी। शारदा और अनामिका दोनों उनके पास आती हैं। अनामिका मीटिंग शुरू करती है। लाइट्स ऑफ हो जाती है। प्रोजेक्टर से सीधा लाइट जाके बोर्ड पे पड़ती है और इसी के साथ अनामिका एक्सप्लेन करना शुरू करती है। उसे अचानक से छींक आती है, इतने जोर से कि स्कार्फ ही खुल जाता है। अनामिका के दिमाग से ये बात निकल ही जाती है कि उसके सर पे जू है। वो स्कार्फ उठा के टेबल पे रख देती है। ये देखकर शारदा परेशान हो जाती है। अनामिका को इशारों से वो समझाने की कोशिश करती है, पर अनामिका समझती ही नहीं। तब तक स्कार्फ के सारे जुएं शालिनी के टीम मेंबर्स के सर पे जाके फैल जाते हैं। इसी बीच प्रोजेक्टर ऑफ हो जाता है और ऐसी लाइट ऑन हो जाती है। सभी लोग अनामिका के सर पे जू देखकर बड़े आश्चर्य हो जाते हैं। तब तक वहाँ पे बाकी लोग भी अपना सर खुजलाने लगते हैं। अनामिका को मामला समझ में आ जाती है। ये प्रोजेक्ट तो बस गोविंदा गोविंदा कहकर शारदा अपना सर पकड़ लेती है। तो ये थी हमारी सॉफ्टवेयर बहू की कहानी। आज की कहानी यहीं तक। नई कहानी लेके हाजिर होंगे, तब तक नमस्कार।